हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक हाइपोथायराइड के केस की बात करेंगे जो हमने डेयर वेबिनार में प्रेजेंट किया था। अब हम बात करेंगे थायराइड की। ये भी एक लेडी है 50 इयर्स की। देखो, हर एक की स्टोरी डिफरेंट होती है, हर एक का कारण डिफरेंट होता है, हर एक के सिम्टम डिफरेंट होते हैं, हर एक की वजह डिफरेंट है। जैसे जैसे ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीजें, उसी तरह से मेडिसिन भी सभी की डिफरेंट होंगी। सो ये एक 50 इयर्स की लेडी है जिनको भी हाइपोथायराइड है और TSH है 48.10। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि कितना ज्यादा लोगों का थायराइड बढ़ जाता है, हद ही हो जाती है। जो 5 तक चाहिए, जिसकी लिमिट 5.5 है, वो 48। और इन्होंने तो कोई भी, मुझे लगता है, एलोपैथी ली ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जब मेरे पास आए तो मैंने कहा कि आपका बहुत ज्यादा है, तो शी सेड कि नहीं, मैंने तो एलोपैथी लेनी नहीं है, बस आपके पास आ गए, आप दवाई दो तो मैं ठीक हो जाऊं। मैंने कहा ठीक है। तो इनसे पूछा गया कि प्रॉब्लम क्या है। कहते हैं मुझे तो, एक तो मुझे घबराहट बहुत होती है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा, और एक नींद नहीं आती, घबराहट होती है, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, और मेरा वेट बढ़ी जा रहा है। दिस वाज हर प्रॉब्लम। ये 16 में मेरे पास आए थे। तो मैंने कहा कैसे शुरू हुआ। मेरा हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन होता है, शुरू से बताइए कि कब से स्टार्ट हुआ, डेट वाइज, टाइम वाइज, जो जो कुछ भी आपको पता है। ये नहीं कि आधा बीच में कभी 2010 सन बता दिया, कभी 24 बता दिया, कभी नो। मैं कहती शुरू से स्टार्ट कीजिए कि कब से आपको, कब कब प्रॉब्लम है। तो इन्होंने बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम 3-4 साल पहले से हो सकता है कि स्टार्ट हुई हो, क्योंकि तब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी 3-4 साल पहले। शायद तभी से ये प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, यही इनका फर्स्ट टेस्ट था। और 1 साल के बाद फिर मेरे बेटे की डेथ हो गई। और कैसे डेथ हुई, उसकी कोई सर्जरी होनी थी, ही वॉज इन PGI, और सर्जरी होने से एक दिन पहले ही उसको हार्ट अटैक आया एंड ही डाइड इन द PGI, जहां पे उसको जिंदगी मिलनी थी, जहां पे उसकी बीमारी का कोई पता नहीं कौन सी, क्या, किस चीज की सर्जरी होनी थी, ये तो मुझे भूल गया। तो वहां पे उसकी डेथ हो 3-4 साल के बाद ही। और एंड ही वॉज मैरिड एंड उसके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की थे। और मैं तो बहुत अपसेट होगी, पहले हस्बैंड की डेथ होगी, फिर यंग बेटे की। तो ये तो शायद पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा टॉर्चरिंग होता है कि उनके बेटे की उनके सामने डेथ हो जाए। तो उन्होंने बोला कि फिर मुझे टेंशन हो गई, और मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आती, अब भी नहीं आती न, मैं अकेली नहीं रह सकती। मेरा दिल करता है कि मैं दरवाजे खोलूं और भाग जाऊं बाहर, इस सबसे कहीं दूर भाग जाऊं। ये बात कम से कम उन्होंने 4-5 बार बोली कि मैं अकेली रह गई हूँ, अकेले रहने से मुझे घबराहट होती है कि मेरा बेटा चला गया। मेरे सामने मेरी डॉटर इन लॉ घूमती है, इतनी यंग है, उसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-4 साल का, 5-6 साल का, वो सामने चलते फिरते हैं। और मेरा दिल करता है मैं तो भाग ही जाऊं, कहीं से ये जगह छोड़ के ही चली जाऊं। अब मुझे इन बच्चों की चिंता है, और इन डेथ्स के कारण मैं बीमार हो गई, मैं अकेली नहीं रह सकती। और मुझे तो भगवान पे भी इतना गुस्सा आता है कि मैं ही मिली थी, तूने सारा मेरे ऊपर ही ये सब कुछ करना था, क्यों भगवान ने मुझे क्यों चुना कि बस तेरे साथ ही बुरा करना है। पहले हस्बैंड की डेथ होगी, फिर बेटे की। तो मैंने उनको दवाई दी। अभी हम पहले बात कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से रूब्रिक्स लिए। सबसे पहला रूब्रिक, एलमेंट फ्रॉम डेथ, डेथ ऑफ पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एलमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे की दोनों अलग अलग रूब्रिक है। एक में पेरेंट्स और फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स में हम हस्बैंड को भी इंक्लूड करते, क्योंकि हस्बैंड वाला कोई ऐसा रूब्रिक नहीं है।
और कई रेपर्टरीज ने लव्ड वंस लिखा हुआ है कि डेथ ऑफ लव्ड वंस। दूसरी उन्होंने बात बोली कि मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे घबराहट होती है, एंग्जाइटी अलोन व्हेन। बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल वे में रूब्रिक लीजिए। और फिर उनका क्या करने को मन करता था कि मैं ये सब छोड़ के भाग जाऊं कहीं। ये क्या होता है? दिस इज एस्केप अटेम्प्ट्स टू, कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं, कहीं चला जाऊं, छोड़ छाड़ के चला जाऊं, क्योंकि अब मेरे से ये अकेलापन सहा नहीं जाता, मुझे घबराहट होती है, आई फील एंग्जाइटी, स्ट्रेस होता है, बच्चों को सामने देखती हूं तो भी स्ट्रेस होता है और अकेलापन लगता है। और जो तीसरी बात थी, दैट वाज मैं ही बस, भगवान ने मुझे ही चुना है, वाई अकेली मैं ही रहेगी, भगवान पता नहीं किस किस चीज के मेरे से ये बदले ले रहा है कि मेरे साथ इतना बुरा किया उसने। तो इसमें सभी को पता है कि डिल्यूजन वेंजियंस थिंक्स ही इज सिंगल्ड आउट फॉर वेंजियंस, गॉड्स वेंजियंस, ही इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड्स वेंजियंस, कि भगवान मेरे से बदले ले रहा है, भगवान ने मुझे ही चुना है इन सब चीजों के लिए, कि बस इसी का बुरा हो, इसी का यही खत्म हो। सो इन सब में जो फर्स्ट मेडिसिन आती है दैट इज कालीब्रोम। इसके बिल्कुल पैरेलल कॉस्टिकम खड़ी है, लेकिन कॉस्टिकम में वो गॉड एंड वेंजियंस एंड ऑब्जेक्ट एंड सिंगल्ड आउट वो नहीं है। इसमें सिर्फ कालीब्रोम ही है जिसमें वो भगवान को इस तरह से नकारता है कि व्हाट इज दिस, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तुमने मुझे ही ऐसा क्यों चुना। तो बहुत सारे केसेस में जहां पे पेशेंट इस तरह से भगवान को ब्लेम करते हैं, आई हैव यूज्ड कालीब्रोम मेनी टाइम्स और ये बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे इनको कालीब्रोम 30 की एक डोज दी, माय पैटर्न इज सेम 30 to 100 1 ml आई रिपीट एवरी मंथ। तो जब पहली बार दवाई दी, पहले ही महीने में इन्होंने कहा कि मेरी नींद थोड़ी, मुझे फर्क पड़ गया है, एंग्जाइटी भी कम हो गई है, और इन्होंने दोबारा हर महीने TSH करवा के आते थे। TSH करवाया तो इट वाज 11.64 पहली बार में ही। इस कालीब्रोम 30 की एक दो डोजेस के साथ ही इट रिड्यूस टू 11.64। आगे फिर उनको 200 दी एंड देन आफ्टर 1 month 1 ml दी। नेक्स्ट रिपोर्ट आती है 7.51 और उसके बाद उन्होंने और भी कितनी सारी बीच में रिपोर्ट्स थी, क्योंकि ये भी केस तकरीबन 1.5 साल तक चला। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट उनकी थी दैट वाज 2.3 TSH। सो कालीब्रोम ने जरूरी नहीं होता कि कालीब्रोम थायराइड को कवर करेगी, लेकिन जो माइंड है, जो सेंटर है, जब हमने वो पकड़ा होता है तो प्रूविंग में चाहे कोई बीमारी आई हो या ना आई हो, ये सब रूब्रिक के बेसिस के ऊपर कालीब्रोम देने से वो डेफिनेटली असर करती है। ये हमने बहुत बार देखा है, बहुत बार, कि चाहे बीमारी उसमें आई है या नहीं आई है, लेकिन अगर हम सेंटर पकड़ लेते हैं तो कंडीशन ठीक होनी ही होनी, 100% होनी। थैंक यू।